45 साल की रत्ना देवी काफी ज्यादा गुस्से में रोटी बना रही होती है। हे भगवान, ये रोटी बेलते बेलते मेरी तो जिंदगी निकल गई। अब बुढ़ापा आ गया, सर के बाल भी पकने लगे हैं। ना जाने मुझको सास बनने का सुख कब मिलेगा। कुछ देर में रत्ना देवी खाना टेबल पर परोसती है, जहां रामकिशन जी और दोनों बेटे विवेक प्रेम मौजूद थे। तभी 2 तरह की सब्जी बनी देखकर रामकिशन जी खुश होकर कहते हैं, अरे भाई वाह, क्या बात है रत्ना जी, आज तो आपने दाल मखनी और कढ़ाई पनीर बनाई है, मगर सब्जी के हिसाब से रोटियां कुछ कम नहीं बना दी। ये सारी रोटी तो मैं अकेले ही लपेट जाऊंगा। थोड़ी और रोटी बना लो देवी जी। ये सुनकर रत्ना भड़कते हुए बोलती है, ज्यादा मेरा दिमाग खराब मत करो। इतने 10 रोटी बनाने में ही मेरी कमर टूट रही है। चुपचाप से इसी में एडजस्ट करो। तीनों बाप बेटे आपस में रोटी एडजस्ट करके खाने लगते हैं। तभी कमरे में से चंचल आवाज लगाती है, मम्मी, ओ मम्मी, मेरी बेटी कहाँ है? हे भगवान, मैं तो चंचल को बेटी देना ही भूल गई। देखा, तुम तीनों बाप बेटे के चक्कर में मैं अपनी लाडली बेटी को टाइम से बेटी नहीं दे पाई। इस बात का गुस्सा तीनों पर उतार कर वो बैटी लेकर चंचल के कमरे में आती है, जो मजे से पलंग में लेटी हुई फोन चला रही थी। रामकिशन जी के घर में डेली की शुरुआत ऐसे ही होती। वैसे तो दोनों के 3 बच्चे थे, लेकिन रत्ना देवी अपनी इकलौती बेटी चंचल को पलकों पर बिठाकर रखती थी, इसलिए वह बहुत ही ज्यादा अकड़ू और घमंडी मिजाज की थी। इन्हीं परिस्थिति के चलते रामकिशन गांव के अपने एक मित्र गरीब बनवारी की बेटी संध्या से विवेक का रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ दिनों में धूमधाम से शादी करके संध्या अपने ससुराल में आती है, जहां दरवाजे पर से ही सास नंद ताने मारना शुरू कर देती हैं। माँ, तुमने देखा था भाभी के पिता ने कितना गंदा स्वागत किया था, और खाना तो एकदम बकवास था, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। मेरी सहेलियों के सामने तो मेरी खिल्ली उड़ गई। पता है, उनके भाइयों की शादी महंगे बैंक्वेट हॉल में हुई थी और खाना भी फर्स्ट क्लास खिलाया था। अपने पिता के सम्मान को इस तरह गिरते देखकर संध्या की आंखें भर आई। तभी डांट लगाते हुए प्रेम ने कहा, चंचल, तुम घर में सबसे छोटी हो, इतना बोलना अच्छा नहीं होता, और भाभी के पिताजी ने अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चा किया था शादी में। इसके बाद रत्ना देवी बुरी शक्ल बनाकर अपने दुख के भाव से बहू का स्वागत करवाती है, और वो सोने या चांदी का कलश नहीं रखती, बल्कि जानबूझकर मिट्टी का कलश रखती है। चल मेरी गरीब बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जा। संध्या ख्वाब लेकर ससुराल के अंदर आती है, लेकिन उसकी सास नंद के मन में उसे सताने के लिए खिचड़ी पक रही थी। अरे सब कोई शादी के थकान से थके हुए हैं, आराम कर लो बहू, तुम भी जाके आराम करो, चलो। तभी रत्ना संध्या को टोकती है, जी नहीं, आप मर्द लोग जाकर सो जाओ। अभी कुछ रस्में बाकी बची हैं जो मुझे बहू से करवानी है। चल हो दुल्हन रानी, आओ। जी माँ जी। दोनों संध्या को रसोई में लेकर आती हैं, जहां पूरा सिंक गंदे बर्तन से भरा था। तभी नंद ने रौब जमाते हुए बोला, चलो चलो प्यारी भाभी जी, अब जल्दी से काम पर लग जाओ। ये सारे बर्तन आधे घंटे में चकाचक हो जाने चाहिए। क्यों री डायन, गरीब की बेटी ऐसे मेरी बेटी को घूर कर क्यों देख रही है? खा जाएगी क्या? तेरे बाप ने दहेज तो दिया नहीं, अब तुझसे बर्तन मंजवा कर वसूल करेंगे। बेचारी बहू की आंखों में आंसू भर गए। उसने भरे गले से बोला, ठीक है माँ जी, मैं सारी बर्तन धो दूंगी। ओ बहू रानी, यहाँ कहाँ बर्तन धोने लगी? ये स्टैंडर्ड किचन तेरे लिए नहीं बना। बाहर आंगन में, वहां पर कुआं बना हुआ है, जाकर कुएं से पानी खींच और तब बर्तन धो। माँ जी, ये तो कितने सारे गंदे बर्तन हैं। दीदी अगर मेरा थोड़ा हाथ बटा देती। ये सुनकर नंद नींद के नाटक करती है। माँ, मैं तो थक चूर हो गई हूँ, सोने जा रही हूँ। बर्तन मांजते हुए नई नवेली दुल्हन को सवेरे के 3-4 बज गए। इतनी सारी बर्तन धोने में कमर की नस खिंच गई। अब जाकर 1-2 घंटे सो लेती हूँ। बहू बेचारी कमरे में जाने वाली होती है कि सास आकर बड़ी सख्त लहजे में बोलती है, अरे ओ महारानी, कहाँ चली? माँ जी, बस थोड़ी देर आराम करने जा रही थी। हे महाराज राम जी, तू इस घर की बहू है। इस टाइम तू सोएगी तो दरवाजे पर आई हुई लक्ष्मी भी चली जाएगी। चुपचाप से काम कर और पहली रसोई में अच्छा अच्छा खाना बनाना। खास करके मेरी बेटी को मंचूरियन चाउमीन पसंद है, तो वो भी बनाना, और ज्यादा तेज बर्तन मत खड़काना, वरना चंचल उठ जाएगी। बहुत कच्ची नींद है उसकी। इस भेदभाव को देखकर बहू दुखी हो गई। ये हर घर की कहानी है, जहां सास अपनी बेटी को तो सिर पर बिठाकर रखती है, पर बहू को पैरों में रखती है। सास का हुक्म सिर आंखों पर मानकर संध्या सब कुछ उसके मन पसंद का बनाकर परोसती है, लेकिन घमंडी चंचल उसमें कमी निकाल देती है। अच्छी अथू, क्या हुआ दीदी? चाउमीन मंचूरियन अच्छा नहीं बना क्या?
ओह मेरी महान भाभी, ये मंचूरियन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और चाउमीन भी कच्ची पक्की सी है, मुंह का टेस्ट बिगाड़ दिया। ये सुनकर सास बहू पर बौखला गई। क्यों री नासपीटी करम जली, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया? चल अभी के अभी नाक रगड़ मेरी बेटी के सामने। यह सुनकर प्रेम अपने भाई विवेक की शक्ल देखने लगा कि वो कुछ बोले, लेकिन विवेक खामोश बैठा था। तब प्रेम ने भाभी की साइड लेते हुए कहा, माँ चंचल की तो आदत है नखरे दिखाने की, मुझे तो चाउमीन मंचूरियन दोनों ठीक लग रही हैं। आपने अपनी बेटी को जरूर से ज्यादा ही सिर पर जगह दे दी है। अपने भाई प्रेम की बात से चंचल को मिर्ची लग जाती है। देखा माँ, ये भाभी तो आंसू टपकाकर सिंपैथी ले रही है। जाने दीजिए प्रेम भैया, मेरी गलती है, दीदी मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे नहीं, प्रॉपर तरह से मांगो माफी, मेरे पैरों पर नाक रगड़ो। संध्या की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे, लेकिन दोनों माँ बेटी का संध्या को सताना इतने पर खत्म नहीं होता है। रत्ना देवी अपनी बहू को पूरी तरह से बेटी की नौकरानी बना देती है। नहाते वक्त तौलिया देना, कपड़े प्रेस करना, सैंडल पहनना, पैर दबाना, सब कुछ। इसी तरह 6 महीने गुजर जाते हैं। भाभी, अरे ओ बौड़म बहन जी, कानों में रुई ठूस रखी है क्या? जल्दी आओ। बेचारी संध्या डरते डरते दौड़ कर आती है। जी दीदी बुलाया? कहाँ मर गई थी? जी मैं सफाई कर रही थी। बार बार अपनी ड्यूटी भूल जाती हो क्या? चलो मुझे सैंडल पहनाओ। संध्या साफ करके सैंडल पहना देती है। तभी घमंड में चूर चंचल उस बेचारी का पैर कुचल देती है। मेरा हाथ, छोड़ो दीदी, दर्द हो रहा है, पर मुझे मजा आ रहा है। आई हेट लेट कमर्स। नेक्स्ट टाइम मेरे किसी काम में देरी की ना तो देखना। हे भगवान, ये कैसा ससुराल दे दिया है तूने मुझे, जहाँ बेटी की जगह सर पर और बहू की जगह पैरों में है। अपनी भाभी की ऐसी हालत देखकर प्रेम अपनी मर्जी से दीपिका से लव मैरिज करके उसे घर लाता है। प्रेम, तूने शादी कर ली? मुझे नहीं पता था कि तू इतना नालायक निकलेगा। जरा इस बेशरम भाभी को तो देखो माँ, कैसे खड़ी है जैसे गोल्ड मेडल जीत कर आई हो। तभी दीपिका ने उल्टा जवाब देकर कहा, तुम इतना बोलने वाली मेरी सास लगती हो क्या? हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई इतना बोलने की? जैसे ही चंचल ने हाथ उठाया तो दीपिका उसका हाथ मरोड़ देती है। ये गलती मत करना प्यारी ननन जी, वरना ये जो ककड़ी जैसी नाजुक कलाई है इसे तोड़कर रख दूंगी। मैं इस घर की बहू हूँ, पैर की जूती नहीं। संध्या दीपिका का स्वागत करवाती है। दीपिका के देवरानी बनकर आ जाने के बाद से दोनों टेढ़ी माँ बेटी सीधी हो जाती हैं। वो जो भी खाना बनाती बिना नखरे दिखाई खाना पड़ता। कुछ टाइम बाद रत्ना अपनी बेटी की शादी एक अच्छा खानदान देखकर करवा देती है, जहां रत्ना खुद अपनी बेटी की मनपसंद का खाना बना रही थी। हलवा, पूड़ी, रायता, मटर पनीर, पालक पनीर, पुलाव सब कुछ बनकर तैयार हो गया। चंचल आती होगी पगफेरों के लिए। तभी बेटी के ससुराल से फोन आता है। हेलो माँ। बेटी के रोने की आवाज से रत्ना तड़प सी जाती है। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? क्या बताऊं माँ, मेरी सास ने मायके जाने के लिए मना कर दिया। कल से रिश्तेदारों की खातिरदारी में लगी हुई हूँ। बर्तन घिसकर मेरे नाखून टूट गए, कितने प्यार से लंबे किए थे मैंने। अरे ये कोई बात थोड़ी होती है, तू बहू है, उस घर की नौकरानी थोड़ी ना है। निपट लूंगी तेरी सास से, आ रही हूँ मैं। सास बेटी के ससुराल से उसे ले आती है। देखो तो एक दिन में मेरी बेटी का फूलों सा खिला चेहरा कैसे मुरझा गया है। सास बेटी को फल काट कर खिलाती है। तभी दीपिका आकर बोलती है, वाह माँ जी वाह, बेटी को ससुराल में जरा सा काम करना पड़ा तो कितना बुरा लगा। और आपने तो देवी जैसी बहू जिसके पैर धोकर पीने चाहिए थे उसे पैरों में और अपनी बेटी को माथे पर रखा हुआ था, वो गलत नहीं लगा आपको? दीपिका की ये बात रत्ना को सच का आईना दिखा देती है। वो अपनी करनी पर पछताते हुए माफी मांगती है। संध्या बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कितना सताया। जिस बहू को पूजना था उसे पैरों की धूल समझा। नहीं नहीं माँ जी, अब माफी मत मांगिए। बड़ों का हाथ केवल बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए होता है। भाभी मुझे माफ कर दीजिए। ससुराल में एक दिन गुजरने के बाद मुझे पता लग गया कि लड़की का बहू बनकर एक दूसरे परिवार में कितना एडजस्ट उसे करना पड़ता है। अच्छा माँ, मैं जाती हूँ। आखिरकार संध्या को ससुराल में सही जगह मिल जाती है और चंचल भी अपना ससुराल बसा लेती है। बहू और बेटी दोनों एक ही कोख से जन्म लेती हैं। फिर क्या एक बेटी की मां का सास बन जाने के बाद उनके बीच ऐसी तुलना करना ठीक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।